हेलो एवरीवन, अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इमरजेंसी। यू वुडंट बिलीव, मैंने अभी 2 घंटे के लिए इमरजेंसी पे पूरा लेक्चर दिया, मतलब 1 घंटा, और उसके बाद जब मैंने चेक किया तो मेरी आवाज़ ही नहीं आई। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर अगेन नाउ। ठीक, तो बड़ा सिंपल टॉपिक है इमरजेंसी। जो बच्चे, अगर आपको हमने नोट्स दिए हैं वहाँ पे पहली लाइन में एक मिस प्रिंटिंग है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इमरजेंसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में है। हमसे टाइप करते हुए नोट्स ये वाला जो है ना, ये मिस हो गया, तो वहाँ पे 13th पार्ट दिख रहा है आपको, बट इट इज़ नॉट 13, इसकी जगह पे ये है 18th पार्ट में। ये चीज़ टेस्ट नहीं होगी इमरजेंसी पे, वैसे ही क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसलिए जो मैं आज आपको करवाऊंगा, जितना करवाऊंगा, जैसे करवाऊंगा, इतना इमरजेंसी सफिशिएंट है। इसके ऊपर 4-4 घंटे मत लगा देना। ये 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट फॉर योर इमरजेंसी। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, चलो इमरजेंसी अदरवाइज होती क्या है इसको देखते हैं। इमरजेंसी ना बड़ा प्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ सिलेबस है कि इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे तो पहले आप ये समझो कि इमरजेंसी एक डेमोक्रेसी में एक वो सिचुएशन है जब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावरफुल हो जाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उतनी पावर नहीं रहती, सो मच सो दैट स्टेट गवर्नमेंट्स एक्चुअली कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारी पॉलिटी का है, ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस क्या बन जाता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर। ये है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसी के अंडर सब कुछ चल रहा है, सिंपल। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये आया कहां से है? इसका प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इमरजेंसी इन इंडिया, इसकी इंस्पिरेशन हमें आ रही है जर्मनी से। तो ये अगर कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए थे, यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर, वैसे इमरजेंसी जर्मनी, डीपीएसपी आयरलैंड। ठीक, एंड देन इस तरह से अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया था, ब्रिटेन से। हमारी कंट्री में 3 टाइप की मेन इमरजेंसीज की बात की गई है। पहली इमरजेंसी को हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, दूसरी को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो 4 आर्टिकल्स जो हैं, इसको आप ये याद रखने हैं आपको आर्टिकल्स। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, उनको लगता है कि अगर वर्ड नेशनल यूज हुआ है तो वो इमरजेंसी जो पूरे इंडिया में लगेगी वो नेशनल इमरजेंसी होगी, वो इमरजेंसी जो किसी स्टेट में लगेगी वो प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी हो गया, और पैसे वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 100% ट्रू नहीं है। किस इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी बोलेंगे, किसको स्टेट इमरजेंसी बोलेंगे, कौन सी इमरजेंसी लगी है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वहाँ नेशन में लगी है। इट्स नॉट अ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पूरे इंडिया में लगी है कि किसी स्टेट में लगी है। ये डिपेंड करता है कि इमरजेंसी लगाने का कारण क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो कुछ स्टेट्स में, नेशनल इमरजेंसी लगी हो कुछ एरिया में। क्लियर? तो क्या बोल रहा हूं मैं, इन इमरजेंसीज को 1 बाय 1 उठाते हैं और समझते हैं, आपको समझ आएगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट नेशनल इमरजेंसी। हमारी कंट्री में कितनी बार लगी है ये? 3 बार। पहली बार ये लगी 1962 की वॉर में, फिर 1965 में जो हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, उसमें यही कंटिन्यू हो गई 62 to 65। दूसरी बार ये इमरजेंसी लगी 1971 की वॉर में, और तीसरी बार ये इमरजेंसी लगी हमारी 1975 में। अब 1962 की वॉर में जो इमरजेंसी लगी, ये लगी वॉर, एक्सटर्नल वॉर की वजह से। 71 में भी ऐसा ही है, पर 75 में जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल डिक्लेयर किया, जो इमरजेंसी डिक्लेयर की,
ये इमरजेंसी जो है ये इंटरनल रीजंस की वजह से लगी थी। इंडिया में जो सबसे ज्यादा डार्केस्ट स्पॉट माना जाता है डेमोक्रेसी का इमरजेंसी वाला, वो ये वाला 75 वाला। यहाँ पे क्या हुआ था, 21 मंथ्स बिटवीन 1975 टू 1977, 21 मंथ्स थे। उस समय इंदिरा गांधी जी, उस समय हमारे प्रेसिडेंट होते थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो उनके थ्रू उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। फिर मार्च 1977 में जाके ये इमरजेंसी रिवोक हुई। अब जब इमरजेंसी लगती है तो इसका मतलब क्या होता है, कंट्री में इलेक्शंस नहीं होंगे, लोगों की सिविल लिबर्टीज भी कर्व की जाती हैं। इनफैक्ट इस इमरजेंसी के बारे में ये बोला जाता है एक नोटोरियस सी चीज कि इस टाइम पे संजय गांधी जी ने और इवन दिस हमारे हरियाणा के थे बंसीलाल जी, इन्होंने जबरदस्ती लोगों की मास स्टरलाइजेशन भी की है, नसबंदी की है, ताकि पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है इंडिया में, ये क्या तरीका है। तो मतलब अब अदरवाइज पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, प्रॉब्लम है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जहां पे आप लोगों को अवेयर करोगे, लोगों को मोटिवेट करोगे, लोगों को परसुएड करोगे। जब आप लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ऐसे करने लग जाओगे, इसका मतलब क्या है, अब आपकी सरकार ने ले लिया है अथॉरिटेटिव नेचर। इसका मतलब क्या है, आज इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार इंपॉर्टेंट है, उसकी पॉलिसी, उसका एंड इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की जब अथॉरिटेटिव सिचुएशन हो जाए तो इमरजेंसी, हम ऐसे बोलते हैं कि कुछ खराब मेमोरीज है, कुछ अच्छी मेमोरीज भी है इमरजेंसी की, जैसे कि बोलते हैं ट्रेन टाइम पे आनी शुरू हो गई थी एंड सो ऑन। तो लेट्स टेक सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी। ये क्या है, किन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी लग सकती है? तो हमारे पास 3 मेन ग्राउंड्स है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे नेशनल इमरजेंसी को, ऑफ कोर्स जब उनको बोला जाएगा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे नेशनल इमरजेंसी को इन द सिचुएशन ऑफ या ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस। ऐसा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो इंदिरा गांधी जी ने 3rd टाइम जो इमरजेंसी लगाई वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगाई। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस तो बहुत वेग टर्म है, तो उसके बाद आपने याद रखना है कि जब इंदिरा गांधी जी ने दोबारा इलेक्शंस करवाए थे तो मोरारजी देसाई की सरकार आई, जयप्रकाश नारायण जी का टोटल रेवोल्यूशन के बाद, और ये वाली जो सरकार है ये लेके आई थी 44th अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ईयर 1978 में आई, इसने मैक्सिमम वो चीजें जो 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी जी ने की थी और प्रॉब्लमेटिक थी, उनको रिवर्स किया। एंड व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी, 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, इमरजेंसी लगाना बहुत मुश्किल किया है, रिवोक करना बहुत आसान किया है। एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इमरजेंसी लगाना शुड बी डिफिकल्ट, रिमूव करना शुड बी इजी। उस चीज का आप क्रेडिट दोगे 44th अमेंडमेंट को। कैसे? सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि वॉर के ग्राउंड पे इमरजेंसी लग सकती है, बिल्कुल ठीक, इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, बिल्कुल ठीक। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो बहुत वेग टर्म है, इसको चेंज करो, अमेंडमेंट लेके आए, इंस्टेड ऑफ दैट इट शुड बी आर्म्ड रेबेलियन। जब लोग आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेके सरकार के अगेंस्ट रेबेलियन करेंगे, तब आप बोलोगे कि यार अब तो थ्रेट ऑफ इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया is like kind of under threat, the very idea of integrity, sovereignty, security of India. Therefore we are imposing this emergency just because a collection of individuals वो इकट्ठे हो गए हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस हो रही है सरकार को। तो आप ये नहीं है कि आप उनको बोल दोगे हाँ आओ और सड़कें सारी आप जाम कर दो और आम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर दो जो आपसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। बट ये भी नहीं है कि आप इमरजेंसी लगा दोगे, इमरजेंसी नहीं लगा दोगे, आप आर्म्ड रिबेलियन में लगाओगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस में नहीं लगाओगे, पहली चीज। तो अब आपसे अगर कभी पूछा जाए कि ग्राउंड्स क्या है,
तो ग्राउंड्स क्या हैं? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। दीज आर द 3 ग्राउंड्स जिन पे नेशनल इमरजेंसी लगती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इमरजेंसी पहले कैसे लगी? इंदिरा गांधी जी ने फखरुद्दीन अली अहमद जी को बोला, उन्होंने डिक्लेयर कर दी, भाई प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस मेरे ऊपर तो बाइंडिंग है, बात खत्म। यहां पे एक सिचुएशन डिफरेंट की गई, ये बोलते कि ऐसे नहीं इमरजेंसी लगाई जाएगी। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट ये देंगे रिटन, ओरली नहीं, रिटन रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट लगाएंगे इमरजेंसी, पहली चीज। बट इतने पे बात खत्म नहीं हो गई, इतने पे बात खत्म नहीं होगी। ये नहीं है कि ये 15 लोग, ये 20 लोग पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगा दें, ये तो कैसी डेमोक्रेसी हुई? नॉट ट्रू। तो उसके बाद में क्या है, जब प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी, फिर पार्लियामेंट में, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में विद इन 1 मंथ आपको इस चीज को अप्रूव करवाना है विद स्पेशल मेजॉरिटी, विद स्पेशल मेजॉरिटी। अब आपको पता है कि यार हम सबके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, कैबिनेट भी रिटर्न में लिख के दे रही है। ये नहीं है कि कल को आपके होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर बोल देंगे यार हमारी तो चली नहीं, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी लगा दी। सबने रिटर्न में लिख के दिया, फिर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई, फिर 1 मंथ के अंदर दोनों हाउसेज ने स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास किया, फिर आपकी कंट्री में जो लगी वो है नेशनल इमरजेंसी। अब यहां पे भी पहले 2 मंथ्स का टाइम था, इन 2 मंथ्स के टाइम को कम करके किया गया 1 मंथ, नॉट 2 मंथ्स बट 1 मंथ। तो ये भी किसने किया होगा? कॉमन सेंस लगाओ, 44th अमेंडमेंट ने। लगाना मुश्किल, हटाना आसान। तो ये नहीं है कि इमरजेंसी लगा दी, 2 महीने आराम से बैठे हैं, विद इन 1 मंथ जल्दी 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 अप्रूव करो, नहीं कर रहे हो तो ये थ्रू नहीं होगी। अगर उस टाइम मान लो लोकसभा का सेशन ही नहीं है तो राज्यसभा से जल्दी से अप्रूव करवाओ, और फिर जैसे ही लोकसभा का सेशन आता है विद इन 30 डेज, ठीक, आपको क्या करना है? अप्रूव करना है। क्लियर? नाउ अब आपको ये भी समझ आ गया कि इमरजेंसी लगती कैसे है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी समझ आ गया। अब ये कितनी देर के लिए लगती है? अगेन कॉमन सेंस। इंडिया की अनफॉर्चुनेटली चाइना से लड़ाई चल रही है, हाउ डू वी नो वो लड़ाई कितनी देर चलेगी? क्लियर? तो होता क्या है कि इफ अप्रूव्ड दिस इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने ये इमरजेंसी चलेगी, बट कितनी देर के लिए? इनडेफिनेट पीरियड के लिए। हाउ डू वी नो कि ये कितनी देर के लिए प्रॉब्लम चली जाएगी? हाँ, हर 6 मंथ्स के बाद आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना, वी वांट टू गेट रिड ऑफ इमरजेंसी एज सून एज पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम वी मे नीड इट, इट मे बी ए नेसेसरी इवल, एक ऐसी बुरी चीज जिसकी हमें जरूरत है बट कम से कम यूज होने वाली। ठीक, तो ये जो पीरियोडिक अप्रूवल है, अब अगर मैं आपसे पूछूं पीरियोडिक अप्रूवल कौन सी अमेंडमेंट लेके आई होगी, तो आप बोलोगे सर 44th अमेंडमेंट। उसने बोला होगा कि ये नहीं कि एक बार लगा दी तो लगा दी, पीरियोडिक अप्रूवल। क्लियर? सिंपल। अब ऐसे तो लगती है इमरजेंसी, ऐसे ऑपरेट करती है, ड्यूरेशन भी आपको समझ आ गया, इनडेफिनेट ड्यूरेशन विद पीरियोडिक अप्रूवल। रिवोक कैसे होती है? रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, रिवोक। लगाना मुश्किल, हटाना आसान। प्रेसिडेंट सर या मैडम एज द केस में भी कभी भी एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन दे देंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे यार हटा दो, हट जाएगी, सिंपल। दूसरी चीज, अगर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कर दे कि यार ये अगेन 44th अमेंडमेंट ने डाला है, ये भी
कि अगर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे दैट इस इमरजेंसी को हटाओ, तो फिर इमरजेंसी दोबारा रिवोक हो जाएगी। व्हाट इफ लोकसभा का सेशन ही नहीं बैठा? तो हमारे पास टोटल 545 एमपीज हैं लोकसभा में, मान लो, ठीक, 1/10, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 55 ऑफ देम, इफ दीज 55 पीपल दे गेट टुगेदर और वो स्पीकर को बोलें कि लेट्स कॉल अ स्पेशल सेशन विद इन 14 डेज, क्योंकि हमने इसको हटाना है इमरजेंसी को, तो उनको बुलाना पड़ेगा। वो बुलाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी से इसको हटा देंगे और हो गई आपकी इमरजेंसी ओवर, नेशनल इमरजेंसी। तो अब इमरजेंसी तभी चलेगी जब पूरा पार्लियामेंट पूरे पक्ष में है कि हाँ यार इमरजेंसी लगनी चाहिए, बहुत दिक्कत चल रही है। आइडियली डेमोक्रेसी में कभी ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए कि इमरजेंसी लगानी पड़े। फेडरल कंट्री में कभी ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। अब बात आती है कि चलो यार इतना सुन लिया, इमरजेंसी से होता क्या है क्या इमरजेंसी, इसके इफेक्ट्स क्या है? तो 3 लेवल पे इसके इफेक्ट्स हैं इमरजेंसी के, जो अपने को पता होने चाहिए। नंबर 1, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। पहला हमें यह पता होना चाहिए कि इसका इफेक्ट क्या है ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि इट्स इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, विधानसभा। और तीसरा, इफेक्ट ऑन आवर फंडामेंटल राइट्स। ये 3 चीजें को अफेक्ट करता है नेशनल इमरजेंसी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस? हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस पे जब इसको देखा तो आपको पता होगा कि 3 टाइप के हमारे रिलेशंस होते हैं। एक होते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, और एक होते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में मैं आपको बता दूं कि सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देने को स्टेट्स की किसी भी मैटर पे, किसी भी इशू पे सेंटर स्टेट्स को डायरेक्शन देगा और स्टेट्स को वो डायरेक्शन माननी है। स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, स्टेट के मिनिस्टर्स को वो डायरेक्शन माननी है जो सेंटर ने बताई है, क्योंकि इमरजेंसी लगी है भाई। तो जो नॉर्मल फैब्रिक था, जहां पे ये था कि यार अपने इश्यूज पे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट सब्जेक्ट, उन पे स्टेट एग्जीक्यूट करेगा, वो कुछ नहीं है। सेंटर जो बोलेगा स्टेट को माननी है। फिर लेजिस्लेटिव पे भी आपको एक चीज समझनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किया है डिवाइड कि ये है यूनियन सब्जेक्ट, ये है स्टेट सब्जेक्ट, ये है कॉन्करेंट सब्जेक्ट। यूनियन सब्जेक्ट हो गया डिफेंस, करेंसी, इन चीजों पे केंद्रीय सरकार बनाएगी लॉ, द नेशनल गवर्नमेंट। ये है स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट्स पे सरकार, राज्य सरकारें लॉ बनाएंगी, जैसे कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, स्टैंप ड्यूटी, एग्रीकल्चर। बट यहां पे सिचुएशन चेंज हो गई। अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टेट के लिए पुलिस से रिलेटेड लॉ भी कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। और अगर पार्लियामेंट नहीं बैठा हुआ और इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई है तो कौन? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं। क्लियर? यू अंडरस्टैंड? और ये लॉज जो है इनकी प्रॉपर स्टेट में सैंक्टिटी रहेगी। जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, मान लो पुलिस से रिलेटेड कोई लॉ बनाया था, पार्लियामेंट ने, इमरजेंसी चल रही थी, जब इमरजेंसी इनऑपरेटिव हो गई तो 6 महीने के बाद ये लॉ भी जो है ये इनऑपरेटिव हो जाएगा। वो बात अलग है, पर जितनी देर इमरजेंसी चल रही है और उसके 6 महीने तक तो पार्लियामेंट लॉ भी यही बनाएगा। तो आप पूछोगे कि सर जो एमएलएज हैं स्टेट के, जो स्टेट के सीएम्स हैं, सीएम है, सीएम्स तो क्या, स्टेट का जो सीएम है, स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमएलएज हैं, वो क्या घर बैठ जाएंगे जाके? तो ना, उनको डिसमिस नहीं कर रहे।
नेशनल इमरजेंसी में वो डिसमिस नहीं हो रहे, पर वो क्या है, सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब क्या है, एनिमेशन क्या होता है, हम देखते हैं ना एनिमेशन, लाइफ है तो जिंदा पर है सस्पेंडेड, मतलब कुछ काम नहीं है उनके पास में, वो उनके पास कोई पावर नहीं है। क्लियर? तो इस वजह से सारी लेजिस्लेटिव, सारी एग्जीक्यूटिव पावर चले गई सेंटर के पास। सेंटर स्टेट रिलेशन आप देख रहे हो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। तीसरी चीज फाइनेंशियली एग्जैक्टली सेम भाई, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। और ये जैसे मान लो कि फाइनेंस कमीशन ने अगर मान लो बोल रखा है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि इस साल आपको 60 रुपये सेंटर ने रखने हैं और 40 स्टेट्स को देने हैं, और प्रेसिडेंट इस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। इन अदर वर्ड सेंटर मॉडिफाई कर सकता है। इमरजेंसी हट गई, अब जिस साल की इमरजेंसी है, मान लो 4 जनवरी को इमरजेंसी रिवोक हुई तो 31 मार्च तक ये चीज कंटिन्यू रहेगी, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर तक ये चीज कंटिन्यूड रहती है। क्लियर? तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके रिलेशनशिप हो गए चेंज। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को एक बात बताओ, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो स्टेट्स के पास क्या पावर है? आप बोलोगे कुछ भी पावर नहीं है। स्टेट्स के पास क्या पावर है? कुछ भी नहीं है। सारी एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास। पहली चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरा, लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। अब अगेन सुनो, नेशनल इमरजेंसी लगी है और मैं आपको फिर बता चुका हूं, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंडिया में पूरे में नेशनल इमरजेंसी लगी ही नहीं, इन 5 स्टेट्स में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है क्योंकि हमारा श्रीलंका से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो सरकार के ऊपर डिसीजन लेना होता है। अब क्या होगा जो इंदिरा गांधी ने किया था 75 to 76, 76 to 77, व्हाट वाज दैट? अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो इसका एग्जांपल देखो, 2019 में इलेक्शंस हुए थे तो 2024 में दोबारा इलेक्शन होंगे। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2024 में दोबारा इलेक्शन होंगे। वो पार्टी जिसकी मेजोरिटी होगी वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। बट अगर 2024 में इलेक्शन से 6 महीने पहले अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो क्या होगा? इस ही लोकसभा का मतलब यही 545 एमपीज, यही मिनिस्टर्स 1 साल के लिए एक्सटेंड किए जा सकते हैं, फिर दोबारा 1 साल के लिए एक्सटेंड किए जा सकते हैं फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब जैसे इंदिरा गांधी ने 2 बार किया था, ठीक, 1971 से लेकर 77 तक, एनी लेंथ ऑफ टाइम। होगा क्या कि अब अगेन मान लो आप बोल दो चाइना से लड़ाई चल रही है यार, मैं पूरे इंडिया में चुनाव कहां से करवा दूं, यही लोकसभा कंटिन्यू होएगी। आप कितने भी बार कर सकते हो क्योंकि नेशनल इमरजेंसी अपने आप में बहुत इनडेफिनेट इन नेचर वाला क्राइसिस है। हाँ, जब इमरजेंसी खत्म हो गई इसके बाद अब 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाओ भाई। कंट्री में डेमोक्रेसी है, लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। At all times, the person who is holding the prime ministerial post, at all times, the person who is holding the chief ministerial post, वो वही होना चाहिए जिसको लोगों ने चुना है। और ये कैसे पता लगेगा लोगों ने चुना है? उस पार्टी का लीडर जिसके पास मेजॉरिटी है। क्लियर? तो 5th लोकसभा इस तरह से 2 बार बढ़ाई गई थी। आई होप आपको बेसिक सा समझ आया। सेम चीज इज ट्रू अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इंडिया की अनफॉर्चुनेटली मान लो पाकिस्तान से लड़ाई हो रही हो तो क्या होगा बच्चे? अगेन पंजाब विधानसभा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई, फिर 1 साल की मिल गई जब तक इमरजेंसी चल रही है, फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंडामेंटल राइट्स। इस पे क्या इफेक्ट है भाई? बहुत भारी इफेक्ट है। जो लोगों को प्रॉब्लम है, आम बंदों को, अदरवाइज एक आम बंदे को इतनी प्रॉब्लम नहीं है अगर से मान लो सस्पेंडेड एनिमेशन में है क्या नहीं है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम है
दो आर्टिकल्स हमारे काम के हैं यहाँ पे, एक है बच्चे आर्टिकल 358 और एक है आर्टिकल 359। 358 आर्टिकल क्या बोलता है? कहता है जब इमरजेंसी लगी तो आर्टिकल 19 जो आपको फ्रीडम देता था फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स मिली हैं दैट शैल बी सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली। बट ये भी बोलता है फिर उसके बाद में अगेन 44th अमेंडमेंट एक और बात बोलती है, वो बोलती है कि जब जैसे ही ये रिवोक होगा, इमरजेंसी रिवोक हुई, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रीस्टोर भी हो जाएगा। आर्टिकल 19 रीस्टोर भी हो जाएगा। तो इस पे 44th अमेंडमेंट क्या बोलती है? वो बोलती है कि यार एक सेकंड मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। ये बोलती है कि जिस समय तो आपने नेशनल इमरजेंसी लगाई है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, उस समय तो ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, आप ऑटोमेटिकली कर दो आप आर्टिकल 19 रिवोक की, भैया वहां पे हमारी वॉर चल रही है चाइना के साथ में और यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, तो सम एक्सटेंट मान लिया। बट जब आपने लगाई है इंटरनल रिबेलियन के लिए, जो कि आर्म्ड रिबेलियन, आई बेग योर पार्डन, आर्म्ड रिबेलियन के लिए, तब नहीं होएगा। ठीक, ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। क्लियर? इज इट वेरी सिंपल? या तो ये 44th अमेंडमेंट ने कर दिया। दूसरी चीज, आर्टिकल 359 ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि यार सुनो, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आपके पास कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम एक चीज क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि 359 ऑथोराइज कर देता है प्रेसिडेंट को, क्या कि यार जो राइट टू मूव कोर्ट है, कौन सा आर्टिकल 32 है, राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो राइट जो है इसको आप सस्पेंड कर सकते हो। अब फिर तो किसी भी राइट का कोई मतलब ही नहीं रहा। पुलिस वाले आए, किसी बंदे को उठा के ले गए, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, लिबर्टी कुछ नहीं है, ठीक, कोई पर्सनल लिबर्टी नहीं है। वो बंदा बोल रहा है कि भाई कोर्ट में जाते हैं, उसके घर वाले, सर हेबियस कॉर्पस जरा इशू कर दो, हमारा बंदा उठा के ले गए टू प्रोड्यूस द बॉडी। सुप्रीम कोर्ट बोले यार ये बात तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में ये राइट है कि फ्रीडम ऑफ मतलब पर्सनल लिबर्टी है तुम्हारे पास, बट इस चीज को इन्फोर्स कराने के लिए तुम हमारे पास आओ, ये राइट नहीं है तुम्हारे पास। तो फिर बंदा बोलेगा इस राइट्स का करूं भी फिर मैं कुछ, बोलेंगे तेरी प्रॉब्लम भाई, हम क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि तेरे पास ये राइट ही नहीं है कि तो हमारे पास आ जाए इन्फोर्समेंट के लिए। तो ये तो राइट जो है ये सारे 359 से तो घटिया कोई चीज ही नहीं हो सकती। तो इस चीज के लिए भी फिर 44th अमेंडमेंट ने एक चीज की, वो और हुआ भी है। एडीएम जबलपुर केस आपको एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोल ही दिया था कि यार इमरजेंसी है भाई, कोई राइट्स नहीं, काइंड ऑफ, मैं ओवर सिंप्लीफाई करके ब्रीफ कर रहा हूं, अदरवाइज बता रहा हूं। तो फिर 44th अमेंडमेंट ने बोला कि ना, जब आर्टिकल 359 ये ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि टू सस्पेंड राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये हम मानते हैं, बट इसमें से हम दो आर्टिकल्स निकाल रहे हैं, 20 और 21। बंदे की लाइफ थोड़ी ले लोगे आप, किसी की लाइफ में डेंजर है, वो जाए सुप्रीम कोर्ट, उसका फंडामेंटल राइट है, नेशनल इमरजेंसी लगी होगी भाई, पर्सनल लिबर्टी थोड़ी ले लोगे, बिना किसी गुनाह के उठा के जेल में थोड़ी डाल दोगे, बिना बात के आप बंदा गायब थोड़ी कर दोगे। तो ये दो चीजें जो है आर्टिकल 20 और 21 44th अमेंडमेंट बोलती है कि यार ये नहीं भाई इसके परव्यू में आते 359 के। क्लियर? आई होप आपको समझ आया कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मोर और लेस हमारे फंडामेंटल राइट पे दो फर्क पड़ता है। एक तो 358 के अंदर आर्टिकल 19 कर्ब होता है, प्रोवाइडेड नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और 359 के अंदर क्या हो रहा है,
आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट जा सकते हो। दिस इटसेल्फ इज योर राइट इन आर्टिकल 32। वो आर्टिकल 32 वाला राइट आपका कॉम्प्रोमाइज होता है। क्लियर? तो दिस वाज नेशनल इमरजेंसी। नाउ यू कैन सी लोगों के फंडामेंटल राइट जा सकते हैं, स्टेट सरकारें जा सकती हैं, और आपका द वेरी डेमोक्रेटिक आइडिया कि आपके चुने हुए लोग सरकार चला रहे हों, वो आइडिया जा सकता है। इसलिए नेशनल इमरजेंसी एक बहुत ही गलत चीज़ है जो हमारी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़े। पहली टाइप ऑफ इमरजेंसी। दूसरा जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। वेरी सिंपल। आर्टिकल 355 सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये पूरे इंडिया के लिए मोदी सरकार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी, महाराष्ट्र में ठाकरे जी, पंजाब में अमरिंदर जी, कर्नाटका में येडुरप्पा जी, एंड सिमिलरली सभी स्टेट्स में जो जो सीएम सरकारें चला रहे हैं, दोज गवर्नमेंट्स are being governed in or like is being carried out in accordance with the provision of the constitution. ये इनकी responsibility है that all these governments is like these governments यहाँ पे the state is being carried out in accordance with the provision of the constitution. तो ये बोलते हैं कि यार अगर ना कर रही हो तो आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में सब जगह एज पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट चल रही हो, बट व्हाट इफ दैट इज नॉट द केस? तो बोलते कि आर्टिकल 356 अगर ऐसा है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर सकते हैं, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। व्हेन प्रेसिडेंट इज कन्विंस्ड that the situation has arisen wherein government in a state cannot be carried forward as per the constitution। राष्ट्रपति को क्लैरिटी है कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चल रही, या फिर गवर्नर रिपोर्ट लिख के भेज दे ऊपर, गवर्नर बैठे हैं यहाँ पे, वो लिख के भेज दे यार जिस स्टेट में मैं बैठा हूँ ना, यहाँ पे सरकार ठीक से नहीं चल रही, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, तो क्या होगा? तो आप स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो। तो ग्राउंड समझ आ गया। प्रेसिडेंट रूल का ग्राउंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन किसी भी स्टेट में। क्लियर? अब इसी में एक और आर्टिकल आगे आता है, वैसे 365 वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर सेंटर एक लॉफुल डायरेक्शन देता है स्टेट को, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को एक लीगल डायरेक्शन देती है कि भाई ये काम हमने करना है, ये हमें लीगली दोनों को करना बनता है, और राज्य सरकार ये नहीं करती, तो क्या होगा? तो इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन माना जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है भाई ये। क्लियर? अब ऐसे में प्रेसिडेंट सर ने क्या कर दिया? स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर दिया। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इन्होंने किया था किससे पूछ के? रिटर्न कैबिनेट ने लिख के दिया था। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली बोल देगा भाई इमरजेंसी लगा दो, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दो, बस चुपचाप ऐसे ही लगा देंगे, कुछ रिटर्न विटर्न नहीं चाहिए। वहां पे फिर जब ये प्रोक्लेमेशन हुई थी नेशनल इमरजेंसी में, विद इन 1 मंथ पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना था। यहाँ पे 2 मंथ्स में सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना है। इसी वजह से हमारी कंट्री में जब ये प्रोविजन डाला था तो अम्बेडकर जी वगैरह को बोला था कि भाई ये क्या कर रहे हैं हम, ये तो बहुत मिसयूज होगा। वो बोलते नहीं 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 नहीं, ये डेड लेटर रहेंगे, ये अक्षर मरे हुए अक्षर हैं, कभी यूज ही नहीं होंगे। बट हुआ क्या? मोर देन 100 टाइम्स आज तक ये यूज हो चुका है। स्टेट्स में बहुत इमरजेंसीज लगती हैं। कोई भी, अभी हम देखेंगे, कोई भी सेंटर की सरकार की जब एक पार्टी होती है और स्टेट्स में दूसरी पार्टीज होती हैं, और वो जो स्टेट में जो पार्टी है दूसरे वाली, अगर उसके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है बहुत अच्छी, तो कोई ना कोई बहाने से सरकार गिर जाती है उस स्टेट में, विच शुडंट बी द केस। क्लियर?
अब ये जो इमरजेंसी लगी, अब ये इंडिया है, इसमें एक स्टेट है मान लो केरला, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चल रही थी, आपने सरकार हटा दी, गिरा दी, डिसकंटिन्यू कर दी वो वाली गवर्नमेंट। यहां पे अब क्या होगा, कितनी देर के लिए लगेगी? नेशनल इमरजेंसी में तो हमें पता था ना कि यार हमें क्या पता, इनडेफिनेटली इसको कंटिन्यू करो। यहां पे क्या है कि यार यू आर बीइंग गिवन 3 years, ठीक, कि यार अब आपने अगर लगाई है ये वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज 3 years कि यार इसको अब 3 साल तक तो आप यहाँ पे दोबारा इलेक्शंस करवा दोगे, 3 साल तक तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप उसको ठीक कर दोगे। होता यहाँ पे भी वही है, पीरियोडिक 6 months, एवरी 6 months इस चीज की एक्सटेंशन होती है, बट विद इन 3 years सेंट्रल गवर्नमेंट को इस स्टेट से बाहर जाना है और यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के राइटफुल तरीके से सरकार चलानी है। क्लियर? सिंपल है, सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ पे सब कुछ होगा। अब यहाँ पे भी 44th अमेंडमेंट ने एक चीज की, पंजाब के केस में याद रखना कि वैसे तो 3 years तक ये मैक्सिमम लग सकती है, पर पंजाब में काफी टेररिज्म जब चल रहा था 80s में 90s में, तो 5 साल तक, 5 years तक ये प्रेसिडेंट रूल लगा है। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिस्टिंक्शन है हमारी स्टेट के पास, बट एनीवेज नाउ अब क्या होता है, एक सिंपल सी चीज, 44th अमेंडमेंट बोलता है कि यार सुनो, आइडियली तो विद इन 1 year जो भी स्टेट में आपको प्रॉब्लम है उस स्टेट में इलेक्शन हो जाए, विद इन 1 year जो भी स्टेट में ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन लगा है उसको रिस्टोर कर लो। 1 year के बियॉन्ड अगर आपको है, आपके पास 3 साल, बट 1 year के बियॉन्ड अगर आपको कंटिन्यू करना है तो फिर 2 कंडीशंस में ही करो। या तो तब जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो आप बोलो यार पूरी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी है, ऑन टॉप ऑफ दैट केरला के सीएम जो है उनके पास मेजॉरिटी भी नहीं है, या किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, आपने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अब यार पूरी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी है, हम यहाँ पे कहाँ पे इलेक्शन करवा दें अभी? तो या तो तब जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू इम्पोज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन वन ऑफ द स्टेट्स, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख के दे दे कि ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख के दे दे कि यार इस स्टेट में अभी हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, ओनली एंड ओनली देन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख के दे दे, ओनली एंड ओनली देन क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल जो है 1 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू होगा। अब चलो जी, मान लिया किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? यहां पे वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इस स्टेट को कौन चलाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही इस स्टेट के लिए लॉज बनेंगे। जब पार्लियामेंट नहीं बैठा तो कौन बना रहा है लॉज? प्रेसिडेंट बना रहे हैं। इस स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको डायरेक्टली नहीं मैनेज कर रहे तो उन्होंने गवर्नर के थ्रू स्टेट को मैनेज करेंगे। इसीलिए हम प्रेसिडेंट रूल को कई बार गवर्नर रूल भी बोलते हैं। तो स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट सारी एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी, आईएएस अफसर ना ला लेता है गवर्नर, साथ में लगा के चीफ सेक्रेटरीज को और आईएएस ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नर ही चला रहे होते हैं पूरी स्टेट को। ठीक, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये हुआ बाबरी मस्जिद वाला इशू, बाबरी मस्जिद वाले इशू के बाद में जैसे यूपी में वो थे चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह जी, और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी। तो नरसिम्हा राव जी ने कल्याण सिंह जी की सरकार गिरा दी, राइटली सो। ठीक, सरकार गिरा दी और यहाँ पे गवर्नर रूल लगा दिया। अब इसके बाद में एक बहुत बड़ा केस हुआ इंडिया में, एसआर बोमाई केस। एसआर बोमाई केस हुआ, ये याद रखना है आपने, इन 1994। ये जो केस है ना, ये बहुत लैंडमार्क केस है। किस चीज से रिलेटेड? राज्य सरकारों में, स्टेट गवर्नमेंट्स में प्रेसिडेंट रूल जो लगता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है भाई, सबसे पहली बात सुनो हमारी,
ऐसा भी हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर अच्छे भले से सरकार चला रहा है, उनके पास मेजॉरिटी भी है, और गवर्नर बस रिपोर्ट लिख के भेज दे भाई इनके पास तो मेजॉरिटी नहीं है, और प्रेसिडेंट भी बोल दे भाई तुम्हारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है और अब सरकार गिरा दो। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की भी एक सैंक्टिटी है। स्टेट गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्टेड बॉडी है। तो वेदर किसी पर्टिकुलर स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है या नहीं है, ये प्रेसिडेंट साहब की विजडम पे या गवर्नर सर की विजडम पे सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे फ्लोर टेस्ट कराया जाए, फ्लोर टेस्ट करवाओ। अगर चीफ मिनिस्टर एमएलए को प्रेजेंट करवा के अपनी फेवर में वोटिंग करवा रहा है और वो दिखा रहा है कि उसके पास मेजॉरिटी है, तो फिर आपकी रिपोर्ट की क्या वैल्यू रहेगी भाई, सामने फ्लोर टेस्ट हो गया। सिमिलरली अगर ऐसा हो गया, जैसे क्या हुआ था ना कि जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी 1977 में आई बेग योर पार्डन, तो फिर मोरारजी देसाई जी ने जितनी स्टेट्स में कांग्रेस की सरकारें थी वो भी गिरा दी थी। वो बोलते कि वो तो इन स्टेट्स में इलेक्शंस नहीं हो रहे, अगर हो रहे होते तो लोग इतने कांग्रेस के खिलाफ है कि इनको भी हटा देना था। 2 साल बाद इंदिरा गांधी आई फिर दोबारा। नाउ इंदिरा बीइंग इंदिरा, यू कैन वेल इमेजिन क्या किया होगा उन्होंने। तो फिर एसआर बोमाई केस में ये भी बोलती है सुप्रीम कोर्ट, वो बोलती है कि यार अगर सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट्स में भी सरकारें चेंज कर दोगे बोल के कि यार सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हो गई, क्योंकि वो अलग पार्टी की है। अब अगर 2019 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के, तो आप पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार थोड़ी गिरा दोगे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थोड़ी गिरा दोगे, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थोड़ी गिरा दोगे। इन्होंने गिराई भी नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि कई बार ऐसा भी हुआ है हमारी कंट्री में, तो प्रेसिडेंट रूल का बहुत मिसयूज हुआ है। क्लियर। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे थी वो ये थी कि 38th अमेंडमेंट ने, इंदिरा गांधी जी एक अमेंडमेंट लाए थे 38th, उन्होंने बोला था कि जो प्रेसिडेंट रूल है ना ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है। प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन जो है, इसको आप कोर्ट में चेक नहीं करोगे कि ये इन्होंने ठीक लगाया है, राज्य सरकार ठीक गिराई है कि गलत गिराई है। क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे वो चीज़ होती है ना, जब मैंने किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल ही लगा दिया, सीएम साहब भी अब घर है, कोई सीएम नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, दोबारा भी इलेक्शंस ही होंगे यहाँ पे। तो जब मैंने ये कर दिया तो इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या बोला गया, 44th अमेंडमेंट ने बोला कि ना, दिस प्रोविजन वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट। एंड इन एसआर बोमाई केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने रिआइटरेट किया कि भाई देखो मेरी बात सुनो, जब भी प्रेसिडेंट मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करते हैं और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है इस डिक्लेरेशन को चैलेंज करने का, अगर कोर्ट को लगेगा कि मैलिफाइड इंटेंशन है इस डिक्लेरेशन के पीछे, ये साफ दिल से की हुई डिक्लेरेशन नहीं है, ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए की है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जी फ्लोर टेस्ट करवाओ। हम सरकार को रिस्टोर भी कर सकते हैं। और लैंडमार्क डेवलपमेंट हुई थी हमारी कंट्री में 2-3 साल पहले, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के केस में रिस्टोरेशन हुई भी है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, आज की डेट में धीरे धीरे सरकारें भी ये ट्राई कर रही हैं कि इम्प्रॉपर मिसयूज ना हो इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है। रूलिंग पार्टी जो है सेंटर में, वो स्टेट्स में कुछ नहीं समझती। क्लियर। आपको ये समझना है कि यार मॉडर्न डे में जो आपको रूल कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, ये 30 साल ना ऑपोजिशन में रहे हैं। 1980s की बात है, 87-88 की, एक बार डिफेंस की बजट पे डिस्कशन हो रही थी और किसी ऑपोजिशन के बंदे ने पूछ लिया कि सर ये जो डिफेंस पे हो रहा है, हम ये पैसे यहाँ की बजाय यहाँ क्यों नहीं लगाते। राजीव गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं कि वो बंदा जो डिफेंस के बजट पे डिस्कशन कर रहा है वो देशद्रोही है। तो इनको लगा उस समय कि यार कमाल है, हम बात भी नहीं कर सकते। फिर उस दिन ही सोच लिया होगा कि कोई बात नहीं बेटा, एक दिन हमारी भी सरकार आएगी, उस दिन तुम कुछ भी बोलोगे हम तुम्हें भी देशद्रोही डिक्लेयर करेंगे। इंदिरा गांधी जी की सरकार जब आ गई, जिस भी राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं है उसको काम करना मुश्किल है, तो इनको भी लगा कोई बात नहीं बेटा, अपना टाइम आएगा।
ठीक, इस तरह से दोनों पार्टीज हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे से ही खराब पॉलिटिक्स सीख रही हैं। ये तीनों चारों पांचों पार्टीज, कुछ बहुत सारे पॉलिटिशियंस बहुत सारी पार्टीज में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कल्चर। ठीक, तो इससे अपने को बाहर निकलने की जरूरत है। बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। एनीवेज, लास्ट जो हमारे पास आती है वो आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में कभी लगी नहीं है। हमारे कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रहे हैं कि हमारे पास फॉरेन कंट्री से जो सामान हमने मंगवाया उसकी फॉरेन करेंसी में पैसे देने के पैसे ही नहीं है फॉरेन करेंसी में। बट फाइनेंशियल क्राइसिस एक अलग सिचुएशन है। ये वो सिचुएशन है जिस समय कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल गई। कंट्री की क्रेडिट ऑफ इंडिया को कोई उधार भी देने को राजी नहीं है। इंडिया ने लोगों के भी पैसे देने हैं, अपने लोगों को भी पैसे देने हैं, बाहर के भी देने हैं। बहुत बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन आ गई अगर, ठीक, तो उस चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में। अगेन ये कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट ही, अगेन मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल देंगे और दोनों हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी से 2 मंथ्स के अंदर अंदर इसको आपने अप्रूव करवाना है। जब इसको अप्रूव करवा दिया तो अब फाइनेंशियल इमरजेंसी है, क्या पता दिन कब बदलेंगे। वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू अर्न मोर मनी बैक। सो ये भी इंडेफिनेटली चलती है। बट द पॉइंट इज, इसको रिवोक करने के लिए एक सब्सिक्वेंट सिंपल सी प्रोक्लामेशन आ जाएगी और ये रिवोक हो जाएगी। ऑर्डर निकाले थे, ऑर्डर वापस ले लिए। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी से क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट है दुनिया में? अगेन, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो सबसे पहले पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट्स को बोल सकता है कि आपने अभी ये वाला प्रोग्राम रखा था महाकुंभ का, कैंसिल करो, हमारे पास पैसे नहीं है। आपने वाइब्रेंट गुजरात रखा था, कैंसिल करो। आपने प्रोग्रेसिव पंजाब रखा था, कैंसिल करो। कबड्डी का मैच रखा था, कैंसिल करो। आप 4 गाड़ियां लेके घूमते हो, 1 गाड़ी लेके घूमो। सारे आईएएस ऑफिसर 1 गाड़ी में बैठ के जाया करो। इस तरह से इट कैन डायरेक्ट द पब्लिक ऑफिशियल्स एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स टू यूज कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। भाई थोड़ा खर्चा संभाल के। दूसरा, जब भी कोई भी मनी बिल या कोई भी फाइनेंस बिल किसी भी स्टेट में आएगा तो उसको कर लिया जाएगा रिजर्व। किसके लिए? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर कोई मनी बिल पे पास नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बड़े बड़े लोग इंडिया वो सर्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक के जजेस, उनकी सैलरीज में भी रिडक्शन हो सकती है। तो सरकार जो है बिल्कुल फाइनेंशियल इमरजेंसी से निकल रही है, नई जॉब्स नहीं निकाल रही, सैलरीज में रिडक्शन हो गई, पैसे नहीं मिल रहे हैं लोगों को, पेमेंट्स नहीं हो रही है, वो वाली सिचुएशन है। तो उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आप सरकार के अगेंस्ट, यू कैन नॉट होल्ड इट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नाउ फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में कभी इमरजेंसी नहीं लगी। सो विद दिस आई वाइंड अप द लेक्चर ऑन इमरजेंसी। इतना इमरजेंसी मोर देन सफिशिएंट है, इसके बियॉन्ड आपको पेपर में कुछ आने के चांसेस नहीं है। आई विल सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट लेक्चर।